नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन DSSB की आने वाली एग्ज़ाम को लेकर के नर्सिंग सेक्शन में। और अब हम नर्सिंग सेक्शन में भी आप लोगों के साथ में रोज़ ट्यूटोरियल सेशंस जो हैं वो शेयर किया करेंगे, जिसके डिस्क्रिप्टिव हमने पहले पढ़ा रखे हैं और उनके क्वेश्चन आंसर्स केवल, और जिनके नहीं पढ़ाए हैं उनके डिस्क्रिप्टिव बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेसिक हैं, लेकिन आप लोग शायद उनको नहीं पढ़ते हैं और DSSB उनको रिपीटेडली पूछता है। पहला क्वेश्चन रीड करता है, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी इज। आप क्वेश्चन को रीड करते क्या सोचेंगे, यार बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब बॉडी के जो अंदर जो चीज़ है वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया, क्योंकि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट का मीनिंग बहुत अलग है। और इस इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब जो भी स्टूडेंट समझ गया, समझ लीजिए उसने बहुत सारी चीज़ें समझ ली हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, ये सेलुलर लेवल की बात कर रहे हैं। किस लेवल की बात कर रहे हैं, सेलुलर लेवल। और सेलुलर लेवल का मतलब क्या है, दो सेल्स के बीच में, दो या दो से ज़्यादा सेल्स के बीच में। अब ये बीच में का मतलब कहाँ पर, जो ये स्पेस की हम बात कर रहे हैं, जो कि अलग कलर से हमने यहाँ पर डिपिक्ट किया है। मतलब ये दो या दो से ज़्यादा, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, इंटरस्टिशियल स्पेस। ये इंटरस्टिशियल स्पेस में ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ है, और वो क्या है जी, कोई ना कोई फ्लूइड है। और इस फ्लूइड को ही हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। एक चीज़ तो आपको ये क्लियर कर लेनी चाहिए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब आप नोट करना, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब आप कहेंगे इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को इंटरनल एनवायरनमेंट का नाम क्यों दिया गया, उसका भी हम रीज़न आपको बता देते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मान लीजिए बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आया, बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आया तो वो चेंज जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिपिक्ट करेगा। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, इसकी कंपोजिशन के हिसाब से ही डिपिक्ट होगा। इसका मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंपोजिशन में कोई ना कोई चेंज आया है, इसीलिए बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, इसीलिए आप क्या हैं, बीमार पड़े हैं। और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा आप, इस इंटरनल एनवायरनमेंट की एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, इस इंटरनल एनवायरनमेंट के बैलेंस की स्टेट को ही हम, बैलेंस की स्टेट को ही हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, होम्योस्टेसिस कहा जाता है किसको, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट की स्टेट को ही। इसका मतलब एक चीज़ और, होम्योस्टेसिस में चेंज को ही क्या कहा हमने, बीमार होना कहा। होम्योस्टेसिस में जब भी चेंज होगा तो कुछ मैकेनिज्म बॉडी के अंदर शुरू होंगी, वो फर्दर हम स्टडी करेंगे। लेकिन होम्योस्टेसिस क्या है, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट की बैलेंस की स्टेट है। बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है, दो सेल्स के बीच का स्पेस में जो फ्लूइड है वही इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और इसमें जैसे ही चेंज आएगा आप बीमार पड़ोगे। साफ है, इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा, साइटोप्लाज्म। जी नहीं, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है। ICF सेल के अंदर का फ्लूइड है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जी दो सेल्स के बीच का सेल फ्लूइड है। ECF इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक तरीके का ECF होता है, लेकिन आप सारे के सारे ECF को आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं बोल सकते। कुछ ECF जो है कई कैविटीज़ में भी होता है, इकट्ठा रहता है, इसलिए वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं होता। इसलिए हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसको बोलेंगे, दो सेल्स के बीच के फ्लूइड को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। हमारी क्लासेज को लाइटली नहीं लीजिएगा, हम बार बार बोलते हैं, जो बताते हैं गोल्ड बताते हैं, और वो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोजिनेसिस टेक्स प्लेस अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन और एंजाइम। ग्लाइकोजिनेसिस किस हार्मोन और एंजाइम के अंडर में
ग्लाइकोजेनेसिस किस हार्मोन एंजाइम के इफेक्ट के अंडर में काम करता है या होता है, होता है। ग्लाइकोजेनेसिस किस हार्मोन की प्रेजेंस में या किस एंजाइम के इफेक्ट में होता है। नोट कीजिएगा चीज़ों को आप। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है, आप बोलोगे नाम से देखिएगा। बोलते हैं लोग नाम में क्या रखा है, लेकिन हम बोलेंगे यहाँ पर नाम में ही सब कुछ रखा है। और नाम में क्या रखा है, ग्लाइकोजेनेसिस में क्या आ रहा है भाई, यहाँ पर ग्लाइकोजन आ रहा है। ग्लाइकोजन का बनने की प्रक्रिया, यानी ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं, पहली बात तो ग्लाइकोजिनेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। जिनेसिस का मतलब होता है बनना, ठीक है। यहाँ पर ग्लाइकोजन का भी आ गया और इसका भी, मतलब जिनेसिस तो बार बार तो ग्लाइकोजिनेसिस तो बोलेंगे नहीं हम इसको, ग्लाइकोजिनेसिस हमने इस प्रोसेस को हमने बोल दिया एक चीज़ तो, यानी ग्लाइकोजन का बनना। अब ग्लाइकोजन बॉडी के अंदर क्यों बनता है, देखो आप ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम में आएंगी बेसिक्स। इसका जो डिस्क्रिप्टिव सेशन है हमने शुरू में करा रखा है नोट सेट की प्रिपरेशन के लिए, लास्ट ईयर का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक डाल देंगे, आप उसको भी स्टडी कीजिएगा। ग्लाइकोजन जो है बॉडी के अंदर क्यों बनेगा, साफ सी बात है। ग्लाइकोजन किससे बनता है जी, ग्लूकोज से बनता है। अब ग्लूकोज से क्यों बनेगा, जब कभी भी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज का सही नाम क्या होता है भाई, सीरम ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है उसको फेंक तो देंगे नहीं हम, यानी कि कान लंबे हैं तो कटवा थोड़े ना देंगे, पैसे ज़्यादा हो रखे हैं तो उनको फेंक थोड़े ना देंगे भाई, क्या किया जाएगा, जमा कराया जाएगा। तो सीरम ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जमा ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको जमा कराएंगे। अब पहली बात, सीरम ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा किसको बोलोगे जी, किस लेवल को आप बोलोगे कि सीरम ग्लूकोज जो ज़्यादा हो गया। इसके लिए आपको नॉर्मल लेवल पता होना चाहिए। देखो छोटी छोटी चीज़ें पता रहेंगी, बेसिक्स पता रहेंगी तो बड़ी चीज़ों में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। सीरम ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल है 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, क्लियर होना चाहिए आपको। 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो क्या है, सीरम ग्लूकोज का लेवल होता है। इसका मतलब 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा सीरम ग्लूकोज तो उसको ब्लड के अंदर नहीं रखा जाएगा। मतलब होता ही है 120 130 तक तो नॉर्मली चला जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही ज़्यादा जाएगा उसको क्या किया जाएगा, बैंक में जमा कराया जाएगा। अब ग्लूकोज का बैंक कहाँ है जी, ग्लूकोज का बैंक का नाम हम बता देते हैं, ये कहाँ पर है जी, ये है पीएनबी रानौली। अब आप सोचोगे सर ये क्या बात हुई, ग्लूकोज जमा होता है भाई कहाँ पर, हम बता देते हैं लीवर या मसल में, यानी ये पीएनबी रानौली क्या है, लीवर या मसल। अब इसके पीछे की आप कहानी सुनिएगा जी, क्या सीरम ग्लूकोज जैसे ही ज़्यादा हुआ तो वो क्या गया कि चलो बैंक में जमा करा देते हैं। आप इसको लेकर के गए या खुद चल करके चला गया, कहाँ पर, लीवर में चला गया, मसल में चला गया। लीवर ने बना कर दिया भाई कहाँ पर, काउंटर पे जाते कि हम तो आपको नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे कि भैया हम आपको नहीं पहचानते, आपकी डिनोमिनेशन जो मार्केट में हम नहीं पहचानते जमा कराने के लिए, तो क्या करेंगे, आपका सॉल्यूशन है किसके पास जाइए, भेजेगा किसके पास में, ये बोलता है कि आप पेंक्रियाज के पास जाइए। क्या बोलेगा भाई, पेंक्रियाज के पास में आप जाइए। पेंक्रियाज बोलेगा, पेंक्रियाज के पास, लीवर ने इसको कहाँ भेज दिया भाई, पेंक्रियाज के पास भेज दिया। पेंक्रियाज ने बोला भाई हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, और किसको साथ में लेकर के भेजेगा भाई, फिर ये किसके साथ में लेकर के भेजेगा, इसके साथ में अपना एक हार्मोन रिलीज करेगा, और क्या करेगा, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है वो ये रिलीज करता है कौन, पेंक्रियाज। किस लिए, ताकि सीरम ग्लूकोज जो एक्सेस है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा करके लीवर में जमा कराया जा सके। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, इसका मतलब पेंक्रियाज ने कैसे हेल्प की भाई, पेंक्रियाज ने हेल्प की इंसुलिन रिलीज करके। ये चीज़ें समझिएगा, इंसुलिन क्यों रिलीज होता है, सीरम, बेसिक मीनिंग इसका यही है, सीरम ग्लूकोज को बैंक में जमा कराने के लिए तो इंसुलिन का रिलीज होता है, इंसुलिन सीक्रेट होता है उसके लिए। इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज की कैसे हेल्प करता है, इक्वेशन देखिएगा, ग्लूकोज जो है वो इंसुलिन की प्रेजेंस में इंसुलिन किस में बदल देता है, इसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। लेकिन क्या ये काम किसने, इंसुलिन ने किया क्या, जी नहीं, ये काम किया भाई लीवर ने।
किसकी प्रेजेंस में या किसकी हेल्प से, इंसुलिन की हेल्प से। तो इसका मतलब साफ साफ आप ये देखिएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बनाने का प्रोसेस जो है वो कौन करता है, लीवर करता है। किसकी प्रेजेंस में करता है भाई, इंसुलिन की प्रेजेंस में करता है। और ग्लाइकोजन के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस बोलते हैं। समझिएगा, समझ रहे हो आप ये चीज़, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप बोलोगे कि साहब छोटी सी चीज़ को ऐसे ही बताए थे, ऐसे बताते तो आप समझते नहीं, ठीक है। तो ग्लूकेगोन क्या, ग्लूकेगोन उल्टा काम करता है, अभी समझाएंगे जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। इंसुलिन, यस, इंसुलिन हार्मोन जो है ग्लाइकोजिनेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। साइटोकाइनेज एंजाइम का नाम है, कोई हेल्प नहीं करता। कैल्सिटोनिन थायराइड का हार्मोन है, इस काम में हेल्प नहीं करता। तो आंसर हो गया इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हार्मोन कैल्सिटोनिन जो है वो क्या काम करता है, देखेंगे और ज़रूर देखेंगे, ठीक से देखेंगे भाई इस क्वेश्चन को हम। हार्मोन कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है, आएंगे अभी उसी बात पे। कैल्सिटोनिन किसका हार्मोन है, थायराइड का हार्मोन है। पहली चीज़ आज के बाद में रट जानी चाहिए चीज़, कैल्सिटोनिन किसका हार्मोन है, थायराइड का हार्मोन है। थायराइड का अकेला यही हार्मोन है क्या, जी नहीं। थायराइड में दो तरीके की सेल्स होती हैं, एक होती हैं फॉलिकुलर सेल्स, एक होती हैं पैराफोलिकुलर सेल्स। नोट कीजिएगा, एक होती हैं फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, दूसरी होती हैं पैराफोलिकुलर सेल्स। थायराइड ग्लैंड की फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो क्या रिलीज करती हैं भाई, दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज करती हैं, एक T3 एक T4, ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन। और पैराफोलिकुलर सेल्स जो हैं वो क्या रिलीज करती हैं, कैल्सिटोनिन रिलीज करती हैं, कैल्सिटोनिन जो है वो रिलीज करती हैं। T3 T4 जो है BMR को मेंटेन करते हैं, ठीक है। कैल्सिटोनिन का क्या काम है जी, कैल्शियम मतलब कैल्शियम जैसा कुछ नाम आ रहा है ना भाई, ये कैल्शियम से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करता है। तो पहली बात तो थायराइड का जो पैराफोलिकुलर सेल्स हैं वो कैल्शियम का लेवल मेंटेन करते हैं, और वो हार्मोन है वो क्या है इनका, कैल्सिटोनिन, सबसे पहली बात। और इस कैल्सिटोनिन की वजह से इन सेल्स को और क्या नाम दे देते हैं जी, सी सेल्स का भी नाम दे देते हैं। चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, समझिएगा आप। थायराइड हार्मोन, थायराइड जो ग्लैंड है उसकी दो तरीके की सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं जो कि T3 और T4 रिलीज करती हैं, एक होती हैं पैराफोलिकुलर सेल्स जो कि कैल्सिटोनिन रिलीज करती हैं। और ये कैल्सिटोनिन ही वो हार्मोन है जो कि कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है। क्या इसके अलावा भी कोई हार्मोन होता है क्या, जी होता है, डिस्कस करेंगे उसको भी हम। तो इस कैल्शियम या कैल्सिटोनिन की वजह से ही, इस कैल्सिटोनिन की वजह से ही इन PFC सेल्स को हम क्या बोलते हैं, पैराफोलिकुलर सेल्स को हम सी सेल्स का भी नाम दे देते हैं। क्लियर है ये चीज़। अब बात हमने इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन क्यों किया, थायराइड का कौन सा हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या काम करता है, चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। काम तो ये पक्का है जी भाई, कैल्शियम से रिलेटेड करता है। कैल्शियम कहाँ का, सीरम कैल्शियम, ऑब्वियस सी बात है, कहाँ का, सीरम कैल्शियम। अब पूछ रहा है इसका सीरम कैल्शियम लेवल घटाता है कि बढ़ाता है, देख लेते हैं वापस वो की वो कहानी। कैसी कहानी, जब कभी भी सीरम कैल्शियम लेवल क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, लंबे कान कटाने के लिए तो होते नहीं है, ज़्यादा पैसे फेंकने के लिए तो होते नहीं है। क्या किया जाएगा भाई, उसको बैंक में जमा कराया जाएगा। और अब कैल्शियम का बैंक कहाँ पर है, अभी ग्लूकोज का बैंक कहाँ पर मिला था भाई, लीवर में था। कैल्शियम का बैंक भी कहीं ना कहीं है, सब बच्चे परिचित होने चाहिए। कैल्शियम का बैंक है बोन, कैल्शियम का बैंक कहाँ पर है भाई, बोन। इसका मतलब अक्सेस कैल्शियम को बोन के अंदर जमा कराया जाएगा, ठीक है। बोन के पास कैल्शियम अकेला चल करके जा सकता है क्या जी, जी नहीं। आप PNB रानोली में जाइए, आजकल तो खोलने लग गए भी अकाउंट वगैरह, ठीक है ना। आज के 25 साल जब पहले जब जाते थे तो बोलते थे कि भाई गारंटर लेकर के आइए, तो नाम तो नहीं बोलूँगा, कपड़े की दुकान थी भैया, उन भाई साहब को लेकर के जाते थे। इवन 300 रुपये का चेक क्लियर कराना होता था तो भी क्या करना होता था भी, गारंटर चाहिए होता था। सोचिए आप कितने, कैसी स्थिति, बुरे हालात तो नहीं बोलूँगा, समय ही अलग था, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये कैल्शियम को बोन पहचानती नहीं, साहब हम आपको नहीं पहचानेंगे यार, फिर रख कैसे लोगे जी, पहचानते तो हैं, गारंटर चाहिए। तो अब गारंटर कौन, गारंटर कौन बनेगा भाई, अभी ये बनेगा गारंटर, कौन भाई, कैल्सिटोनिन। इसका मतलब कैल्सिटोनिन उसको लेकर के जाएगा। इसका मतलब इसका मतलब बढ़े हुए कैल्शियम को, जो एक्सेस कैल्शियम है उसको बोन तक कौन लेकर के जाएगा,
कैल्सिटोनिन लेकर के जाएगा। अब पहचान गए क्या? जी पहचान गए। रख लोगे? जी रख लेंगे। तो क्या करेगा वो? एक्सेस कैल्शियम को बोन के अंदर जो है वो जमा कर लेता है। अब देखिएगा, चीज देखिएगा, जब एक्सेस कैल्शियम हो गया सीरम के अंदर, ठीक है, उसको कैल्सिटोनिन कहाँ लेकर के चला गया? बोन के अंदर जाकर के जमा करा दिया, डिपॉजिट करा दिया जिसको, ठीक है। इसका मतलब जो एक्सेस कैल्शियम का जो लेवल जो था, लेवल जो ज्यादा आ रहा था, वो अब क्या आ जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल कैसे आया? कम करके आया ना। ज्यादा करके आया कि कम करके आया? कम करके आया। इसका मतलब समझ लीजिएगा, नॉर्मली कैल्सिटोनिन जो है वो सीरम कैल्शियम का लेवल क्या करता है भाई? कम करता है, ना कि ज्यादा करता है। समझिएगा आप इस चीज को। सीरम कैल्शियम का बोन में तो जाके जमा कर दिया एक्सेस को, लेकिन ब्लड के अंदर उसने कैल्शियम का लेवल जो है वो घटा दिया। लोअर्स द सीरम कैल्शियम लेवल। और ये चीजें हम जिस तरीके से बता रहे हैं, आपको समझ लीजिएगा लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली हैं, जिस तरीके से हमने आपको चीजें बताई हैं। इसके अपोजिट कौन काम करता है, जब भी कभी जरूरत पड़ेगी, वो भी हम आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के बिना बात नहीं बन पाती कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज। आप सोचोगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन हमारे साथ में क्यों डिस्कस कर रहे हो जी? कोई बात नहीं, मन किया इसलिए डिस्कस कर लिया। आप क्या पढ़ते हो भाई कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को आप क्या बोलते हो? बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को आप क्या बोलते हो? सेल बोलते हो। क्लियर है क्या जी? हम ठीक बोल रहे हैं क्या? बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। हमने क्वेश्चन को कंप्लीटली चेंज कर दिया। द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या बोलोगे जी? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगी? एटम हो जाएगी, सबसे छोटी यूनिट। लेकिन लिविंग यूनिट की बात कर रहे हो तो वो क्या है? सेल है। क्वेश्चन अलग है, इसलिए आप लोगों के साथ में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी आर कॉल्ड। हमारी बॉडी के अंदर जितनी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन सारी केमिकल रिएक्शंस को क्या नाम दिया गया है? सिंपली समझ लीजिएगा, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जितनी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको सबको इकट्ठा करके हमने क्या बोल दिया भाई? मेटाबॉलिज्म का नाम दे दिया। अब मेटाबॉलिज्म में कोई अलग तरीके की रिएक्शन है? हमारी बॉडी में एक ही तरीके की रिएक्शन तो हो नहीं रही, इसका मतलब अलग अलग तरीके की रिएक्शंस हो रही हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या आती हैं? कौन सी केमिकल रिएक्शंस आती हैं? जितनी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, वो सारी की सारी मेटाबॉलिज्म के अंदर आती हैं। एक चीज़ आप नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज आप और नोट कीजिए, मेटाबॉलिज्म जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो किस किस तरीके की हैं? एक केमिकल रिएक्शंस हैं वो क्या है? बनाने वाली हैं, यानी कि बिल्डअप करने वाली हैं। समझिएगा, बिल्डअप। एक केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या करने वाली है भाई? तोड़ने वाली हैं। मतलब क्या कहेंगे भाई उनको आप? ब्रेक डाउन करने वाली हैं। समझिएगा, बहुत सिंपल मीनिंग समझिएगा। एक बनाने वाली, बिल्डअप करने वाली, एक ब्रेक डाउन करने वाली। बनाने वाली रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एनाबॉलिज्म। तो तोड़ने वाली रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और इनको याद कैसे रखा जाएगा? इस कैटाबॉलिज्म से ही इनका नाम याद रखेगा जाएगा। कैटा का मतलब काटना, ठीक है ना? काटना। ब्रेक डाउन करने वाले रिएक्शंस को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। बनाया किसको जाएगा? छोटे कंपाउंड से, स्मॉलर कंपाउंड से बिगर कंपाउंड्स बनाए जाएंगे। स्मॉलर से बिगर, एनाबॉलिज्म। लेकिन तोड़ा किसको जाएगा भाई? जो बड़ी चीज़ें हैं उसको तोड़ा जाता है हमेशा, बिगर टू स्मॉलर। वैसे तो समाज का व्यवस्था अलग ही है भैया, जो कमज़ोर है उसको तोड़ दिया जाता है। लेकिन हमें साइंस पढ़नी है, हम यहाँ पर जो साइंस पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से क्या याद रखेंगे? एनाबॉलिज्म, बनाने वाली, छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ें बनाई जाती हैं। बिगर टू स्मॉलर, यानी बड़ी से छोटी तोड़ी जाती हैं, इसलिए उनको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। स्मॉलर टू बिगर बनाई जाती हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? उसको एनाबॉलिज्म बोलेंगे। अब देखिए, ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। आंसर क्लियर है।
क्वेश्चन नोट कीजिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्लाइकोजिनोलाइसिस किसका एग्जाम्पल है? अभी हमने क्या पढ़ा था भाई थोड़ी देर पहले? ग्लाइकोजिनोलाइसिस पढ़ाया था कि ग्लाइकोजिनेसिस पढ़ा था? हमने पढ़ा था जिनेसिस, लेकिन ये क्या है? लाइसिस। जिनेसिस का मतलब क्या होता है भाई? फॉर्मेशन, बनाना। लाइसिस का मतलब है तोड़ना। लाइसिस का मतलब क्या भाई? तोड़ने वाली, ब्रेक डाउन वाली रिएक्शंस, ठीक है। अब चीजें बनाने वाली रिएक्शंस किस में आती हैं भाई? एनाबोलिज्म में आती हैं। एनाबोलिज्म में क्या? जैसे ग्लूकोज स्मॉलर मॉलिक्यूल था, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलकर के बिगर मॉलिक्यूल्स क्या बनाया? ग्लाइकोजन बनाया। किस तरीके की रिएक्शन हो गई भाई? एनाबोलिज्म हो गई। क्लियर है? किसकी प्रेजेंस में हुआ था? इंसुलिन की प्रेजेंस में। कहाँ पर हुआ? लीवर में हुआ। क्लियर है? ये लाइसिस, लाइसिस का मतलब तोड़ने वाली रिएक्शन। इसका मतलब कैसी रिएक्शन हो गई भाई? ये कैटाबोलिज्म हो गया, कैटाबोलिक रिएक्शन हो गई। ग्लाइकोजिनोलाइसिस किसको तोड़ा जाएगा? जो सामने दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई? ग्लाइकोजन दिख रहा है। ग्लाइकोजन को वापस उसी ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है। ग्लाइकोजन बड़ा मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज छोटा मॉलिक्यूल है। बड़े से छोटे में तोड़ने वाली रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म बोलते हैं। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। कैटा और एक दो चीज़ें और दिमाग में रखना, एनाबोलिज्म जब छोटी से बड़ी चीज़ बनाई जाएगी, जब बनाने में हमेशा एनर्जी लगती है तो एनर्जी का यूज होता है। वैसे ही ग्लाइकोजन बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ तोड़ी जाएगी, जिस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है भाई? एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DSSB के लिए। DSSB ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है भाई, ये बेसिक क्वेश्चन हैं लेकिन बड़ी थ्योरी है इनके पीछे। ग्लाइकोजिनोलाइसिस किस तरीके की रिएक्शन है भाई? कैटाबोलिज्म है। एनर्जी रिलीज होती है, यूज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। कहाँ पर होती है? वही लीवर में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? ग्लाइकोजिनेसिस इंसुलिन की प्रेजेंस में हो रहा था, तो ये लाइसिस जो है, तोड़ने वाली रिएक्शन जो है, वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ग्लूकेगोन की प्रेजेंस में हो रही है। ये टूटेगा तो क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा। इसका मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। इसका मतलब ग्लूकोज का लेवल ग्लूकेगोन बढ़ाता भी है भाई। इंसुलिन ने क्या किया था? ग्लूकोज को ज़्यादा को जमा करा दिया था। इसका मतलब ग्लूकोज का लेवल कम करता है। ये भी दिमाग में रखना। कौन? इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, वन मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइग्लिसराइड कंटेन्स, ट्राइग्लिसराइड के एक मॉलिक्यूल में क्या होता है? तो सबसे पहले डिस्कस कर लें कि ट्राइग्लिसराइड एक्चुअल में होता क्या है। TG लिख देते हैं भाई, इसको किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो तो। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है वो इसी की फॉर्म में जमा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में जमा रहता है। अब ट्राइग्लिसराइड यानी एक बिगर मॉलिक्यूल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बिगर मॉलिक्यूल है, जो जमा होगी चीज़ें वो बड़ी डिनोमिनेशन में जमा होंगी। ये समझ लीजिएगा आप। हमेशा आप 100 के नोट जमा कराओगे लेकिन वहाँ पर बड़ी अमाउंट आपकी जमा हो गई है, ठीक है ना। छोटे नोट बन करके बड़ी अमाउंट एक साथ में दिखा दिया भैया, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जो भी अमाउंट था वो एक डिनोमिनेशन का एक नोट हो गया। एक तरीके से आपके लिए समझ लीजिएगा बिगर। इसका मतलब वन मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड जो है वो किसी से मिलकर के बनता है या टूटेगा तो उनको बनाएगा। किससे बनता है? ट्राइग्लिसराइड। इसका मतलब इसके अंदर कुछ जो चीज़ है वो ट्राई में है एक्चुअली, है ना। कोई मॉलिक्यूल वो ट्राई में है। ट्राई का मतलब 3 में है। ग्लिसराइड, ग्लिसराइड का मतलब ग्लिसरॉल। एक मॉलिक्यूल तो इसके अंदर किसका होता है? ग्लिसरॉल का होता है। आप देखते हैं 3 होते हैं कि एक होता है उसका? ग्लिसरॉल होता है। दूसरा होता है फैटी एसिड्स, ठीक है। अब ग्लिसरॉल का तो इसके अंदर केवल एक मॉलिक्यूल होता है। फैटी एसिड्स के जो हैं वो 3 मॉलिक्यूल होते हैं। तो इन 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड से नाम उठाया गया ट्राई, और ग्लिसरॉल से उठाया गया नाम क्या भाई? ग्लिसराइड। इस तरीके से इसका नाम बना है किसका? ट्राइग्लिसराइड का। और दिमाग में रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड जो है वो किससे बना होता है? 1 मोल ग्लिसरॉल, जी बना होता है भाई 1 मोल ग्लिसरॉल से। और भी ऑप्शन देखिए, 3 मोल फैटी एसिड्स भी लिखा आ सकता है। 3 मोल ग्लिसरॉल, जी नहीं। 1 मोल फैटी एसिड, जी नहीं। 2 मोल फैटी एसिड्स, जी नहीं। या तो 1 मोल ग्लिसरॉल आ गया तो एक आंसर सही हो गया, या फिर 3 मोलिक्यूल फैटी एसिड्स आ जाते तो आंसर जो है वो करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ICF इन अ 60 kg पर्सन? 60 किलो के व्यक्ति में कितना ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा?
हम किसी भी क्वेश्चन को इतना इस तरीके से नहीं कि भाई 60 किलो में ये होगा तो आंसर ये आ गया, जी नहीं। यानी कि हम टोटल बॉडी फ्लूइड की बात करें अगर, इन्होंने तो इसी ऐसे पूछा है, बॉडी के अंदर टोटल बॉडी फ्लूइड या टोटल बॉडी वाटर जो है वो कितना होता है, वेट का 60% ऑफ वेट होता है, या फिर 3/5 ऑफ वेट होता है। 60% क्या हो गया, 20×3=60, 20×5=25, 3/5 ऑफ वेट या फिर 60% ऑफ वेट। एक तो सिंपल क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर ये आता है, नोट कर लीजिएगा 60%। तो यहाँ पर 60 kg के व्यक्ति में क्या हो जाएगा वेट, 3/5 निकाल लीजिए किसका, 60 का, तो 12×5 = 60, कितना आ गया जी, 36 आ गया। 36 किलो तो वेट वॉल्यूम को लिखते नहीं है हम, फ्लूइड को जो लीटर में लिखते हैं, तो 36 लीटर तो टोटल बॉडी फ्लूइड होगा 60 किलो के व्यक्ति में। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, आईसीएफ पूछा है। अब ये 36 लीटर कोई एक जगह तो जमा है नहीं जी, दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में, फिर आगे और कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना। मेजरली या तो ये सेल के अंदर होता है या सेल से बाहर होता है, आउटसाइड ऑफ द सेल, इनसाइड द सेल या फिर आउटसाइड द सेल। इनसाइड द सेल जो है वो फ्लूइड कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या दिमाग में रखेंगे आप, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप दिमाग में रखिएगा कि सेल के अंदर जो है फ्लूइड ज़्यादा होता है। हम टोटल बॉडी वाटर या टोटल बॉडी फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो आईसी इनसाइड द सेल फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, बाहर को क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इस क्वेश्चन में हम बस दो यहीं पर तक डिस्कस करेंगे और आगे के क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव तो हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखा है। आईसीएफ, अब ये क्वेश्चन हम क्यों बता रहे हैं फिर, ताकि आपको चीज़ें रिवाइज हो और आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिमाग में आए, समझने को मिले कि यार इस तरीके से याद रखा जा सकता है चीज़ों को। आईसीएफ यानी सेल के अंदर हमेशा फ्लूइड ज़्यादा होता है, कितना होता है, 2/3 होता है। 2/3 डायरेक्ट इसका मत निकाल देना कभी भी, आप सोचो कि 2/3 हम डायरेक्टली किसका निकाल दें, 60 kg का निकाल दें, जी नहीं। 2/3 किसका, टोटल बॉडी वाटर का। 2/3 किसका भाई, टोटल बॉडी वाटर का, टोटल बॉडी वाटर का। तो टोटल बॉडी वाटर आपके पास में क्या आया भाई, अभी यहाँ पर 36 लीटर आया, तो 12, और ये 24 लीटर फ्लूइड जो है वो कहाँ पर है भाई, सेल्स के अंदर है। बाकी बचा हुआ कितना, 1/3, बाकी कितना बचा भाई, 1/3 जो बचेगा वो किसके अंदर आएगा, ईसीएफ के अंदर आएगा। तो ईसीएफ के अंदर कितना फ्लूइड हो गया भाई, 1/3। 1/3 किसका भाई, टोटल का, 36 का, तो 12 आ गया। यानी कि 12 लीटर जो है वो सेल्स के बाहर है, 24 लीटर जो सेल के अंदर है, टोटल 36 लीटर हो गया है आपके सामने यहाँ पर। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी ही चाहिए। अब आपसे पूछा क्या गया यहाँ पर, क्वेश्चन देखिएगा वापस, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ आईसीएफ इन 60 kg पर्सन। 60 kg पर्सन में आईसीएफ कितना निकाला जी हमने, 24 लीटर निकाला। तो आंसर भी क्या आ गया जी आपका यहाँ पर, 24 लीटर आ गया है। क्लियर है, आंसर क्लियर हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अब देखिएगा भाई, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, पहली बात तो फीडबैक सिस्टम, फीडबैक सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। अब देखो, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। होम्योस्टेसिस क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट के बैलेंस की स्टेट है, बैलेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। चलो उस पर वापस नहीं जाएंगे, डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उसको हम फीडबैक सिस्टम बोलते हैं, और ये दो तरीके से काम करता है। या तो जो चीज़ चेंज हुआ उसको रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स का मतलब निगेट कर दिया जाए, एक तरीका तो वो हो सकता है। रिवर्स करना, निगेट करना, किसके, निगेटिव बोलना, क्या कहलाएगा जी, निगेटिव फीडबैक सिस्टम कहलाएगा। या फिर जो चल रहा है उसको धक्का मारा जाए कि यार तू चल, तू ठीक कर रहा है भाई, बहुत बढ़िया, उसको चढ़ाया जाए। और चढ़ाया किस तरीके से जाए, जैसे यूएस ने, यूके ने यूक्रेन को चढ़ा दिया, वैसा नहीं भाई, पॉजिटिवली चढ़ाया जाए, थोड़ा ढंग के तरीके से, ठीक है। तो स्ट्रेंथन किया जाए, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव हो रहा है। चीज़ें तो क्या करनी होती है यार, बीमार हो रहे हो और उसको और ज़्यादा बीमार कर दिया जाएगा हिसाब से, नहीं जी, चीज़ें हमेशा ऐसी ही नहीं होती कि टेम्परेचर कम हो रहा है या टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो चलते जानो जी, उसको आप बढ़ाते रहो जी। निगेट करना जरूरी है, कम है तो ज़्यादा करना जरूरी है, और ज़्यादा है तो कम करना जरूरी है। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम फीडबैक सिस्टम जो हैं वो क्या हैं, निगेटिव फीडबैक सिस्टम्स हैं।
क्या पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम भी कोई है क्या? जी, यहाँ पर देखिए नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, आंसर हमने आपको बता दिया, लेकिन इसको क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में जैसे जैसे हेड जो है वो आगे मूव करता है, सर्विक्स के ऊपर क्या होता है भाई, ज़्यादा स्ट्रेच आता है। सर्विक्स के अंदर क्या होते हैं भाई, स्ट्रेच के रिसेप्टर्स होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, सेंस करते हैं, परसीव करते हैं, रिसीव करते हैं। ये रिसेप्टर जाके शिकायत किसको करेंगे, ब्रेन को करेंगे। ब्रेन एनालाइज करेगा कि भी क्या दिक्कत होगी, किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ब्रेन ने एनालाइज किया, ब्रेन जो कुछ करेगा वो सही करेगा हमेशा, ठीक है ना। दिल की नहीं सुननी, दिमाग की सुननी है, कोई बात नहीं भाई, सारी चीज़ बैलेंस करनी है, दिल की भी सुननी है। ब्रेन एनालाइज करेगा, नहीं यार काम तो सही हो रहा है, चाइल्ड बर्थ जो है वो यहाँ पर ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो ये इनका जो रोना है ना, ये स्ट्रेच रिसेप्टर सर्विक्स के, इनका नहीं सुना जाएगा। वो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को मैसेज देगा कि यार आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो आपके अंडर में है ना, वहाँ से आप और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज कराइए, और ज़्यादा। अब और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज अगर होगा तो क्या होगा भाई, हेड का आगे मूवमेंट होगी, हेड की मूवमेंट आगे होगी तो स्ट्रेच और पड़ेगा सर्विक्स पे ऊपर, वो और ज़्यादा शिकायत करेगी किससे, ब्रेन से। ब्रेन वापस वही अपना काम करेगा, हाइपोथैलेमस को वो बोलेगा। इससे क्या होता है, जितनी ज़्यादा ये शिकायत होगी उतने ही ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो उतनी ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है बढ़ते चले जाएंगे, और ये काम तब तक चलता रहेगा। देखिए क्या हो रहा है भाई, स्ट्रेंथन हो रहा है ना, यानी कि जो चीज़ हो रही थी क्या, हेड का मूव होना आगे की तरफ में, जो कि सर्विस के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इस ब्रेन ने बोला कि नहीं ये सही हो रहा है, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है। जो बॉडी में लगा चेंज कि गलत हो रहा है, लेकिन उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया गया। इसका मतलब वो कैसा फीडबैक सिस्टम है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती बच्चे की, इस फिटस की डिलीवरी नहीं हो जाती। इसका मतलब नॉर्मल चाइल्ड बर्थ जो है, इसका मतलब नॉर्मल क्यों लिखा है, सीजेरियन सेक्शन को आप पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में नहीं कंसीडर करोगे। नॉर्मल चाइल्ड बर्थ जो है वो किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का एग्जाम्पल। और एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सोचोगे सर रट लिया हमने, चीज़ें इस तरीके से याद करोगे तो बहुत ज़्यादा इजी लगेंगी और बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट देने वाली हैं आने वाले समय में, आने वाले एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी कीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन हम आज के हमारे सेशन का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम। उसी फीडबैक सिस्टम से रिलेटेड वापस क्वेश्चन है। फीडबैक सिस्टम किसके लिए हो रहे थे भाई, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हो रहे थे। यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें कोई चेंज आ गया तो उसको मेंटेन करने के लिए फीडबैक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। इस फीडबैक सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट हैं। एक तो वो जो अभी स्ट्रेच रिसेप्टर्स ने पता लगाया, किसकी, सर्विक्स ने। इसका मतलब रिसेप्टर जो है वो पता लगाता है, चेंज का पता लगाएगा कौन, रिसेप्टर। ये किसके पास जाएगा, कंट्रोल सेंटर के पास जाता है। कंट्रोल सेंटर हमेशा कौन है भाई, ब्रेन है। रिसेप्टर कोई भी हो सकता है, कोई बॉडी के अंदर चेंज को कोई भी परसीव कर सकता है, तो रिसेप्टर कोई भी हो गया, लेकिन कंट्रोल सेंटर एक ही है बॉडी के अंदर, और कौन है, ब्रेन है। ब्रेन जो है वो इफेक्टर के ऑर्गन को, इफेक्टर ऑर्गन भी कोई हो सकता है, इफेक्टर ऑर्गन को मैसेज देगा, कमांड देगा कि आप ये चेंज लेकर के आइए। चेंज को परसीव किसने किया, रिसीव किसने किया, पता किसने लगाया, रिसेप्टर ने पता लगाया। शिकायत किसको की, कंट्रोल सेंटर को की। कंट्रोल सेंटर कौन है, एक ही बॉडी के अंदर, कौन, ब्रेन। बॉडी के अंदर कंट्रोल सेंटर बहुत सारे हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। शिकायत करने वालों को, एक्शन लेने वालों ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल ये कर रहा है तो इसके हिसाब से चलेंगे। ऐसे ही घर के अंदर 2-4 मुखिया हो जाते हैं तो घर सही से नहीं चल पाता, एक ही होना चाहिए। कंट्रोल सेंटर जो है वो ब्रेन जो है वो मैसेज देगा, किसको, कमांड देगा, किसको, इफेक्टर ऑर्गन को। और इफेक्टर ऑर्गन जो है वो एक नहीं हो सकता बॉडी के अंदर, ठीक है, वो अलग अलग होंगे, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। तो इफेक्टर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, रिसेप्टर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कंट्रोल सेंटर एक ही होगा। इसका मतलब ये 3 मेन कंपोनेंट हैं, रिसेप्टर कंपोनेंट है, कंट्रोल सेंटर कंपोनेंट है जो कि ब्रेन है, इफेक्टर है, मैसेंजर कोई किसी तरीके का कोई कंपोनेंट नहीं होता फीडबैक सिस्टम में, तो ये कंपोनेंट नहीं है। और यही पूछा है, नॉट ए कंपोनेंट ए मैसेंजर। आपके लिए अब हमने नर्सिंग की भी शुरुआत कर दी और नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको डेली देखने को मिलेंगे। आप थोड़ा सा 1% भी बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। हम DSSB की बहुत अच्छी प्रिपरेशन, बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन हम आपको कराने वाले हैं। हमारे वर्ड्स को आप ध्यान रखिएगा,
पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन हम आप लोगों को कराएंगे। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।